टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 से 4 मई 1799 को भारत और पाकिस्तान में कई लोग एक वीर स्वतंत्रता सेनानी और योद्धा राजा के रूप में याद करते हैं। वह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हुक्म चलाने वाले आखिरी शक्तिशाली शासक थे। मैसूर के बाघ के रूप में जाने जाने वाले, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि अंततः असफल रहे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को मैसूर साम्राज्य के सैन्य अधिकारी हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फखरुन्निसा के घर हुआ था। उन्होंने उसका नाम फतह अली रखा, लेकिन स्थानीय मुस्लिम संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उसे टीपू सुल्तान भी कहा गया। उनके पिता हैदर अली एक सक्षम सैनिक थे और उन्होंने 1758 में मराठों की हमलावर सेना के खिलाफ जीत हासिल की कि मैसूर मराठों की मातृभूमि को अपने में समाहित करने में सक्षम हो गया। परिणामस्वरूप हैदर अली मैसूर की सेना का कमांडर इन चीफ बन गया। बाद में सुल्तान, और 1761 तक वह राज्य का पूर्ण शासक बन गया। जबकि उनके पिता प्रसिद्धि और प्रमुखता की ओर बढ़े, युवा टीपू सुल्तान उपलब्ध बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, कुरान का अध्ययन, इस्लामी न्यायशास्त्र और उर्दू, फारसी और अरबी जैसी भाषाओं का अध्ययन किया। टीपू सुल्तान ने कम उम्र से ही फ्रांसीसी अधिकारियों के अधीन सैन्य रणनीति का भी अध्ययन किया, क्योंकि उनके पिता दक्षिणी भारत में फ्रांसीसियों के साथ ताल्लुकात रखते थे। 1766 में जब टीपू सुल्तान केवल 15 वर्ष के थे, तब उन्हें पहली बार अपने सैन्य प्रशिक्षण को युद्ध में लागू करने का मौका मिला, जब वह अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण पर गए। नौजवान ने 2000 से 3000 की सेना की कमान संभाली और चतुराई से मालाबार प्रमुख के परिवार को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसने भारी सुरक्षा के तहत एक किले में शरण ली थी। अपने परिवार के डर से मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया और अन्य स्थानीय नेताओं ने भी जल्द ही उसका अनुसरण किया। हैदर अली को अपने बेटे पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे 500 घुड़सवार सेना की कमान सौंपी और उसे मैसूर के 5 जिलों पर शासन करने का काम सौंपा। यह उस युवक के लिए एक शानदार सैन्य करियर की शुरुआत थी। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राज्यों और रियासतों को एक दूसरे से और फ्रांसीसियों से अलग करके दक्षिणी भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बनाया और उन्होंने मिलकर मैसूर पर हमला किया। हैदर अली मराठों के साथ एक अलग शांति बनाने में कामयाब रहे और फिर जून में उन्होंने अपने 17 वर्षीय बेटे टीपू सुल्तान को निजाम के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। युवा राजनयिक निजाम शिविर में उपहारों के साथ पहुंचे, जिनमें नकदी, गहने, 10 घोड़े और 5 प्रशिक्षित हाथी शामिल थे। केवल एक सप्ताह में टीपू ने निजाम के शासक को पाला बदलने और अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की लड़ाई में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। टीपू सुल्तान ने तब मद्रास, अब चेन्नई पर घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उनके पिता को तिरुवन्नामलाई में अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने बेटे को वापस बुलाना पड़ा। हैदर अली ने मानसून की बारिश के दौरान लड़ाई जारी रखने का असामान्य कदम उठाने का फैसला किया और टीपू के साथ मिलकर उसने 2 ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। जब ब्रिटिश सेना वहां पहुंची तो मैसूर की सेना तीसरे किले को घेर रही थी। टीपू और उसकी घुड़सवार सेना ने अंग्रेजों को काफी देर तक रोके रखा, जिससे हैदर अली की सेना अच्छी स्थिति में आ गई। इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किलों और ब्रिटिश कब्जे वाले शहरों पर कब्जा करते हुए तट पर धावा बोल दिया। जब मार्च 1769 में अंग्रेजों ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया तो मैसूरवासी अपने प्रमुख पूर्वी तट बंदरगाह मद्रास से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहे थे। इस अपमानजनक हार के बाद अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 1769 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है।
दोनों पक्ष अपनी युद्धपूर्व सीमाओं पर लौटने और किसी अन्य शक्ति द्वारा हमले की स्थिति में एक दूसरे की सहायता के लिए आने पर सहमत हुए। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से बच गई, लेकिन फिर भी उसने संधि की शर्तों का सम्मान नहीं किया। 1771 में मराठों ने संभवतः 30,000 लोगों जितनी बड़ी सेना के साथ मैसूर पर हमला किया। हैदर अली ने अंग्रेजों से मद्रास की संधि के तहत सहायता के अपने कर्तव्य का सम्मान करने का आह्वान किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सहायता के लिए कोई भी सेना भेजने से इनकार कर दिया। मैसूर द्वारा मराठों से लड़ने में टीपू सुल्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन युवा कमांडर और उसके पिता ने फिर कभी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया। उस दशक के अंत में ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों में 1776 के विद्रोह अमेरिकी क्रांति को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच टकराव हो गया। बेशक फ्रांस ने विद्रोहियों का समर्थन किया। प्रतिशोध में और अमेरिका से फ्रांसीसी समर्थन वापस लेने के लिए ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से भारत से बाहर धकेलने का फैसला किया था। 1778 में इसने भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर पौंडीचेरी जैसे प्रमुख फ्रांसीसी स्वामित्व पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगले वर्ष अंग्रेजों ने मैसूर तट पर माहे के फ्रांसीसी कब्जे वाले बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिससे हैदर अली को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780-1784 तब शुरू हुआ जब हैदर अली ने कर्नाटक पर हमले में 90,000 की सेना का नेतृत्व किया, जो ब्रिटेन के साथ संबंधित थी। मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर ने मैसूरियों के खिलाफ सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अपनी बड़ी सेना भेजने का फैसला किया और कर्नल विलियम बेली के नेतृत्व में दूसरी ब्रिटिश सेना को गुंटूर छोड़ने और मुख्य सेना से मिलने के लिए भी बुलाया। हैदर को इसकी खबर मिली और उसने बेली को रोकने के लिए टीपू सुल्तान को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। सितंबर 1780 में टीपू और उसके 10,000 घुड़सवार और पैदल सेना के सैनिकों ने बेली की संयुक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सेना को घेर लिया और उन्हें भारत में अंग्रेजों की सबसे बुरी हार दी। 4,000 एंग्लो इंडियन सैनिकों में से अधिकांश ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया, जबकि 336 मारे गए। कर्नल मुनरो ने बेली की सहायता के लिए मार्च करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपनी भारी बंदूकें और अन्य सामग्री खोने का डर था। आखिरकार जब वह बाहर निकला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैदर अली को इस बात का एहसास नहीं था कि ब्रिटिश सेना कितनी असंगठित थी। यदि उसने उस समय मद्रास पर ही हमला कर दिया होता, तो संभवतः वह ब्रिटिश आधार पर कब्जा कर सकता था। हालांकि उन्होंने मुनरो के पीछे हटने वाले स्तंभों को परेशान करने के लिए केवल टीपू सुल्तान और कुछ घुड़सवार सेना को भेजा। मैसूरियों ने सभी ब्रिटिश दुकानों और सामान पर कब्जा कर लिया और लगभग 500 सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया, लेकिन उन्होंने मद्रास पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध घेराबंदी की एक श्रृंखला में बदल गया। अगली महत्वपूर्ण घटना टीपू की 18 फरवरी 1782 को तंजौर में कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की हार थी। ब्रेथवेट टीपू और उसके फ्रांसीसी सहयोगी जनरल लाली से पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए और 26 घंटे की लड़ाई के बाद ब्रिटिश और उनके भारतीय सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में ब्रिटिश प्रचार ने कहा कि यदि फ्रांसीसी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो टीपू ने उन सभी का नरसंहार कर दिया होता, लेकिन ये लगभग निश्चित रूप से झूठ है। आत्मसमर्पण करने के बाद कंपनी के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जबकि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध अभी भी चल रहा था। 60 वर्षीय हैदर अली को गंभीर कार्बंकल नाम की बीमारी हो गई। 1782 की शरद ऋतु और शुरुआती सर्दियों में उनकी हालत बिगड़ती गई और 7 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की और 29 दिसंबर 1782 को अपने पिता की गद्दी संभाली।
अंग्रेजों को उम्मीद थी कि सत्ता का ये परिवर्तन उन्हें कोई फायदा दे सकता है। हालांकि टीपू के सहज परिवर्तन और सेना द्वारा तत्काल स्वीकृति ने उन्हें विफल कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी फसल के दौरान पर्याप्त चावल सुरक्षित करने में विफल रहे थे और उनके कुछ सिपाही सचमुच भूख से मर रहे थे। वे मानसून के चरम के दौरान नए सुल्तान के खिलाफ हमला शुरू करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरा एंग्लो मायसोर युद्ध 1784 की शुरुआत तक चला, लेकिन उस समय अधिकांश समय टीपू सुल्तान का पलड़ा भारी रहा। अंततः 11 मार्च 1784 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। संधि की शर्तों के तहत दोनों पक्ष एक बार फिर क्षेत्र के मामले में यथास्थिति पर लौट आए। टीपू सुल्तान अपने द्वारा पकड़े गए सभी ब्रिटिश और भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया। अंग्रेजों पर 2 जीत के बावजूद टीपू सुल्तान को एहसास हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके स्वतंत्र राज्य के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। उन्होंने निरंतर सैन्य प्रगति के लिए खर्चा किया, जिसमें प्रसिद्ध मायसोर रॉकेट लोहे की ट्यूबों का और विकास भी शामिल था, जो 2 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकती थी, जिससे ब्रिटिश सैनिक और उनके सहयोगी भयभीत हो सकते थे। टीपू ने सड़कें भी बनवाई, सिक्कों का एक नया रूप बनाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया। वह विशेष रूप से नई तकनीकों से आकर्षित और प्रसन्न थे और हमेशा विज्ञान और गणित के शौकीन छात्र रहे थे। एक कट्टर मुस्लिम, टीपू अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की आस्था के प्रति सहनशील था। एक योद्धा राजा के रूप में पहचाने जाने वाले और मायसोर के बाघ कहे जाने वाले टीपू सुल्तान अपेक्षाकृत शांति के समय में भी एक सक्षम शासक साबित हुए। टीपू सुल्तान को 1789 और 1792 के बीच तीसरी बार अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। इस बार मायसोर को अपने सामान्य सहयोगी फ्रांस से कोई सहायता नहीं मिलेगी, जो फ्रांसीसी क्रांति की चपेट में था। इस अवसर पर ब्रिटिशों का नेतृत्व अमेरिकी क्रांति के दौरान प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों में से एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दुर्भाग्य से टीपू सुल्तान और उनके लोगों के लिए इस बार अंग्रेजों के पास दक्षिणी भारत में निवेश करने के लिए अधिक ध्यान और संसाधन थे। हालांकि युद्ध कई वर्षों तक चला, लेकिन पिछली लड़ाइयों के विपरीत अंग्रेजों ने जितना दिया था उससे कहीं अधिक जमीन हासिल की। युद्ध के अंत में जब अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी सेरिंगपट्टनम को घेर लिया, तो मायसोरियन नेता को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1793 में सेरिंगपट्टम की संधि में ब्रिटिश और उनके सहयोगी मराठा साम्राज्य ने मैसूर का आधा क्षेत्र ले लिया। अंग्रेजों ने ये भी मांग की कि टीपू अपने 7 और 11 साल के 2 बेटों को बंधक के रूप में सौंप दे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मायसोर के शासक युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता संधि की शर्तों का पालन करेंगे, कॉर्नवालिस ने लड़कों को बंदी बना लिया। टीपू ने तुरंत फिरौती का भुगतान किया और अपने बच्चों को वापस पा लिया। बहरहाल मायसोर के टाइगर के लिए यह एक चौंकाने वाला उलटफेर था। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक फ्रांसीसी जनरल ने मिस्र पर आक्रमण किया। पेरिस में क्रांतिकारी सरकार में अपने वरिष्ठों से अनभिज्ञ बोनापार्ट ने मिस्र का उपयोग करने की योजना बनाई, जहां से भूमि, मध्य पूर्व, फारस और अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण किया जा सके और इसे अंग्रेजों से छीन लिया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति सम्राट बनेगा उसे दक्षिणी भारत में ब्रिटेन के सबसे कट्टर दुश्मन टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन करना होगा। हालांकि नेपोलियन का मिस्र पर आक्रमण एक सैन्य असफलता थी। दुख की बात यह है कि उनके भावी सहयोगी टीपू सुल्तान को भी भयानक हार का सामना करना पड़ा। 1798 तक अंग्रेजों के पास तीसरे एंग्लो मायसोर युद्ध से उबरने के लिए पर्याप्त समय था।
उनके पास मद्रास में ब्रिटिश सेना का एक नया कमांडर, रिचर्ड वेल्सली, अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन भी था, जो अग्रेशन एंड एग्रैंडाइजमेंट की नीति के लिए प्रतिबद्ध था। हालांकि अंग्रेजों ने उनके देश का आधा हिस्सा और बड़ी धनराशि ले ली थी। इस बीच टीपू सुल्तान ने महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण किया था और मैसूर एक बार फिर एक समृद्ध स्थान था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि मैसूर ही उसके और भारत पर पूर्ण प्रभुत्व के बीच खड़ी है। लगभग 50,000 सैनिकों के एक ब्रिटिश नेतृत्व वाले गठबंधन ने फरवरी 1799 में टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगपट्टम की ओर मार्च किया। यह मुट्ठी भर यूरोपीय अधिकारियों और अप्रशिक्षित स्थानीय रंगरूटों की भीड़ की कोई विशिष्ट औपनिवेशिक सेना नहीं थी। ये सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ग्राहक राज्यों में से सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों से बनी थी। इसका एकमात्र लक्ष्य मैसूर का विनाश था। हालांकि अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को एक विशाल पिंचर आंदोलन में घेरने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान मार्च की शुरुआत में एक आश्चर्यजनक हमला करने में सक्षम था, जिसने सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट्स के आने से पहले ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी को लगभग नष्ट कर दिया था। पूरे वसंत ऋतु में अंग्रेज मैसूर की राजधानी के और करीब आते गए। टीपू ने ब्रिटिश कमांडर वेलेस्ले को पत्र लिखकर शांति समझौते की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन वेलेस्ले ने जानबूझकर पूरी तरह से अस्वीकार्य शर्तें पेश की। उनका मिशन टीपू सुल्तान को नष्ट करना था, न कि उनसे बातचीत करना। मई 1799 की शुरुआत में अंग्रेजों और उनके सहयोगियों ने मैसूर की राजधानी सेरिंगपट्टम को घेर लिया। टीपू सुल्तान के पास 50,000 हमलावरों के मुकाबले सिर्फ 30,000 रक्षक थे। 4 मई को अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया। टीपू सुल्तान घुसपैठ की ओर दौड़ा और अपने शहर की रक्षा करते हुए मारा गया। लड़ाई के बाद उसका शरीर रक्षकों के ढेर के नीचे पाया गया। सेरिंगपट्टम पर कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ मैसूर ब्रिटिश राज के अधिकार क्षेत्र में एक और रियासत बन गया। उनके पुत्रों को देश निकाला दिया गया और एक अलग परिवार अंग्रेजों के अधीन मैसूर का कठपुतली शासक बन गया। वास्तव में टीपू सुल्तान के परिवार को एक सोची समझी नीति के तहत गरीबी में धकेल दिया गया था और 2009 में ही उन्हें रियासत का दर्जा बहाल किया गया था। टीपू सुल्तान ने अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि अंततः असफल रहे। आज टीपू को भारत और पाकिस्तान में कई लोग एक प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानी और एक सक्षम शांतिकालीन शासक के रूप में याद करते हैं।